और मात्र 30 घंटों में उसको डीएवी कॉलेज का प्रेसिडेंट बना दिया। 30 घंटों में। ए फॉर एक्टिव अरविंद त्रिपाठी, बी फॉर ब्यूटीफुल अरविंद त्रिपाठी, सी फॉर क्लेवर अरविंद त्रिपाठी, डी फॉर डैशिंग अरविंद त्रिपाठी। इतने में पुलिस थोड़ी उग्र हुई तो हमारे साथ हजारों की संख्या में छात्र और नौजवान थे, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। तो वहाँ पे किसी ने बम फोड़ना चालू कर दिया, कोई तमंचे से फायर करने लगा। मतलब ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, तो छात्र भागेगा हटेगा कुछ ना कुछ करेगा। 100-200 गाड़ियाँ टूटी, एक आध रेस्टोरेंट टूटे। पुलिस को जो समझ में आया उसने किया। और उस भगदड़ में कितनी बमबारी कहाँ हुई, किसने हवाई फायर किए, इसकी गिनती भी नहीं है और आकलन भी नहीं किया। कह सकते हैं इलाका धुआं धुआं कर दिया। हाँ, जब मोबाइल और फोन होते नहीं थे तो ऐसे एकत्र होते थे, अड्डेबाजी चलती थी। तो 9 नंबर पे एक आप कह लें कि हम लोगों का अड्डा लगता था। अब हंसी आती उन लड़ाइयों से, मेच्योरिटी की कमी। अच्छा, पापा के स्कूटर से तेल निकाल लेते थे, बोतल में लेके आ जाते थे। मतलब क्या बताऊं कि किस जुनून की हद तक लोगों ने साथ दिया। आपके एक केस के खिलाफ सनी गिल वाले केस, वो बड़ा केस था। और ब्राह्मण कभी अपने लिए कुछ कहता ही नहीं। जो ये सर्वे भवन सुखना सर्वे संत निरामया, जिस ऋषि परंपरा के हम वाहक हैं, निश्चित तौर पर किसी ब्राह्मण मुख से भी निकले जा सकते हैं। तो ये ऊपर के 3 चेहरे आप देख रहे हो, अगर आपका कैमरा दिखा पा रहा हो, ये जैसा राजनीतिक फिलहाल वर्तमान में अभी तक किसी राजनीतिक दल के पास। जैसे कहा जाता है चुनाव में बम भी चलते थे, आम बात। आपने चलाए? हमने कहा मैं भारतीय जनता पार्टी, मुझे 10 दिन जेल में रहना पड़े, 10 महीने जेल में रहना पड़े, पर मैं भारतीय जनता पार्टी का दामन नहीं छोड़ूंगा। और मरते दम तक कमल का फूल इस सीने में बना रहेगा। कि कल्याणपुर विधानसभा में मैं भी एक उम्मीदवार हूँ। सीनियर ने उसको थप्पड़ मारा तो जो मेरे साथ हमारे 4-5 साथी थे, तो स्वभावता कि जो भी छात्र थे नौजवान थे, तो फिर उन्होंने थप्पड़ उन पे बरसाना चालू कर दिया। लोगों को बैठाला, तब तक थोड़ा गर्म हो गए थे वो। चाय जितनी गर्म होती इतना वो गर्म हो चुके थे कि कोई गुंडाई कर रहा है, और गुंडाई बर्दाश्त नहीं उन लोगों को। चारों दिशाएं गूंज रही हैं, छोटू छोटू बोल रही हैं, धरती अंबर डोल रहा है, छोटू छोटू बोल रहा है। याद बहुत आते हैं गुड्डे गुड़ियों वाले दिन, 10 पैसे में 2 चूरन की पुड़ियों वाले दिन। गली मोहल्ले जब जेब में पैसे नहीं फिर भी गले में रुमाल और पनवाड़ी की चढ़ी उधारे घूमे मत निकल ले। वो दौर था, जेब में पैसा हो ना हो, घूम रहे, चायबाजी हो रही, यारबाजी हो रही, अड्डेबाजी हो रही। हमारा गॉडफादर तो एबीवीपी डायनामाइट था। उसी कार्यालय से चुनाव होता था, हम लोग उसी कार्यालय से ही संचालित होते थे। तो हमारा गॉडफादर जो अगर था कोई, तो एबीवीपी डायनामाइट था। वो इतना डायनामाइट था कि सब बाकी सब खुद पटाखा थे उसके आगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे एक नए एपिसोड फोमो के नए एपिसोड पे। आज हैं हमारे साथ कानपुर के डीएवी कॉलेज के पूर्व महामंत्री रहे अरविंद भैया। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और वैसे सब कोई कानपुर पे और बाहर भी आपको जानते हैं, लेकिन जो नहीं जान रहे एक बार उनको आप अपना परिचय दे दें। नमस्कार साथियों, मेरा नाम अरविंद राज त्रिपाठी है और मैं प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का प्रदेश का मंत्री हूँ। और चूँकि मैं विद्यार्थी राजनीति से निकला हुआ एक नेता आप कह सकते हैं, तो मैं कानपुर विश्वविद्यालय के अंतर्गत डीएवी महाविद्यालय आता है। मैं वर्ष 2002 में वहाँ छात्र संघ का महामंत्री था और पेशे से अधिवक्ता हूँ। फिलहाल इतना छोटा सा ही परिचय है हमारा। अच्छा, आप बीजेपी से कब जुड़े? मैं बीजेपी का मैं विद्यार्थी परिषद का मूल कार्यकर्ता हूँ। मैं 1995 में हाई स्कूल में था और तब से अभी आपने नाम सुना होगा माननीय नागेंद्र जी का, जो अभी तक बिहार के प्रदेश महामंत्री संगठन थे। अब राष्ट्रीय महामंत्री का उनको दायित्व मिल गया है, उनके द्वारा तैयार किया गया मैं कार्यकर्ता हूँ। अच्छा। और
उन्होंने के माध्यम से ही मैं विद्यार्थी परिषद में जुड़ा और विद्यार्थी परिषद से होते होते मैं भारतीय जनता पार्टी के राजनीति में आया। मैं 1998 में यहाँ जब वार्ड के अध्यक्ष के चुनाव होते थे तो पहली बार मैं वार्ड अध्यक्ष अपने वार्ड से वार्ड अध्यक्ष का चुनाव जीता और निर्वाचित हुआ। तब चुनाव होते थे संगठन के और उसके बाद से लगातार विभिन्न दायित्वों से होते हुए आज प्रदेश मंत्री के दायित्व तक पहुँचा हूँ। विद्यार्थी परिषद भी मैंने बहुत काम किया। विश्वविद्यालय प्रमुख का दायित्व मेरे पास रहा। जब मैं यूनिवर्सिटी इंटर कॉलेज में था, मैं फर्स्ट ईयर में था, तब मेरे पास इंटर कॉलेज प्रमुख का मेरे पास दायित्व रहा। सभी आंदोलनों में जो सहभागिता, जो भूमिका संगठन के द्वारा तय की जाती थी, उसकी पूरी निष्ठा, पूरी ईमानदारी से अभी तक निर्वाह करते आया हूँ। और निश्चित तौर पर वो विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता आज भी कहीं ना कहीं मेरे अंदर बना हुआ है, वो निकल नहीं पाया है। आपने बताया आप 98 से जुड़े हुए हैं बीजेपी से। बीच में बहुत सारी सरकारें आई, बसपा का भी समय देखा गया, सपा का भी समय देखा गया। एक समय आप बीजेपी कोई जमीन नहीं थी उत्तर प्रदेश में, है ना, और जो पॉलिटिक्स होती थी वो काफ़ी हावी होकर होती थी। तो कभी छोड़ने का पार्टी मन नहीं हुआ या कोई दबाव नहीं पड़ा आप पे कि कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन हम करे? लोग विचार से जुड़े हुए कार्यकर्ता है, हम राष्ट्रवाद की परिकल्पना से जुड़े हुए कार्यकर्ता है। निश्चित तौर पर जो भी व्यक्ति वैचारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा होगा, वो कोई भी स्थिति आए, कोई भी परिस्थिति आए, और भारतीय जनता पार्टी का दामन नहीं छोड़ेगा। हम लोग स्वभावतः राष्ट्रवादी विचारधारा के संवाहक हैं। हमारी पीछे आप चित्र देख रहे होंगे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी जी, योगी आदित्यनाथ जी। जो आप ऊपर के 3 चेहरे देख रहे हैं, आज़ाद भारत की राजनीति में मैं कहना चाहता हूँ और बड़े दावे और बड़े विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ, जो ये ऊपर के 3 चेहरे आप देख रहे हो, अगर आपका कैमरा दिखा पा रहा हो, 3 चेहरों को दिखाइएगा। इनके जैसा राजनीतिक फिलहाल वर्तमान में अभी तक किसी राजनीतिक दल के पास नहीं रहे। ऐसे चेहरे किसी राजनीतिक दल के पास नहीं रहे जिन लोगों ने राष्ट्र और समाज के लिए अपने जीवन होम कर दिए। हम उस राजनीतिक परंपरा के वाहक हैं। तो कोई भी स्थिति आए, बहुत विषम स्थितियां देखी, सपा शासन काल में, बसपा शासन काल पे दबाव बना कभी आप? बहुत दबाव पड़ा, किस तरह के दबाव देते? मुकदमे हुए। बसपा शासन काल में कुछ लोग भाजपा में जुड़ गए हैं। एक बार एक विषय पे छात्र राजनीति के आंदोलन को लेके भी मुकदमे हो गए थे। बहुत दबाव था कि मेरी माताजी पार्षद थी, मेरे बड़े भाई उसमें मंडल अध्यक्ष थे यहाँ के। दबाव था कि परिवार सहित आप लोग बसपा ज्वाइन कर लीजिए तो सब संकटों का समाधान होगा। एक बसपा के उसमें बहुत बड़े कद्दावर नेता हुआ करते थे, बसपा छोड़ दी उन्होंने। उनसे मेरी टेलीफोन पर उन्होंने बात कराई तो मैंने कहा मैं भारतीय जनता पार्टी, मुझे 10 दिन जेल में रहना पड़े, 10 महीने जेल में रहना पड़े, पर मैं भारतीय जनता पार्टी का दामन नहीं छोड़ूंगा। मरते दम तक कमल का फूल इस सीने में बना रहेगा। अच्छा, तो आपको बुरा लगता है जैसे दूसरी पार्टी के लोग आते हैं वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं बीजेपी में? बुरा लगने की बात नहीं है कि जब जो लोग वैचारिक रूप से, कष्ट तो होता है, स्वाभाविक, हमारे जैसे हजारों कार्यकर्ताओं को कष्ट होता है। और कहना चाहिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बड़े जिम्मेदारी से कहता हूँ, जो कार्यकर्ता चुप्पी साधे हुए इन सब विषयों पर, अगर हमारे यहाँ आंतरिक लोकतंत्र की व्यवस्था है, अगर कुछ गलत हो रहा है, आपको लगता है कि कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हो रही है, दूसरे दल से आए हुए पूंजीपति या बाहुबली लोगों को पार्टी समायोजित करके उन्हें उचित सम्मान स्थान दे रही है, ठीक है, सरकार बनाना सबकी सहभागिता। अगर वह आए हुए लोग हमारी आइडियोलॉजी से नहीं जुड़ रहे हैं और समाज में एक संदेश जा रहा है कि यह जो लोग या जो नेता, जो आयातित नेता हैं, जो अवसरवाद के तहत आए हैं, किसी को विधायक बनना है, किसी को पदाधिकारी बनना है, वह अगर हमारी विचारधारा के साथ नहीं जुड़े हैं और उसके बाद भी दल में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर संगठन को इस विषय पर संज्ञान लेना चाहिए और कार्यकर्ताओं की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए कि कोई भी कार्यकर्ता अपने आप को ठगा सा और उपेक्षित महसूस ना हो। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि संगठन के शीर्ष लोगों को इस चीज़ का संज्ञान लेना चाहिए। निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं के अंदर इस बात की वेदना है और मैं इस चीज़ को स्वीकार कर रहा हूँ। अभी बात करते हैं कि आप हैलेट हॉस्पिटल के खिलाफ आपकी लगातार पोस्टें आ रही हैं, आप उन पर बात भी कर रहे हैं, तो क्या मामला है? हैलेट हॉस्पिटल के खिलाफ नहीं हमारी बातचीत हो रही थी। हैलेट में जो अव्यवस्थाएं थी और हैलेट को कैसे बेहतर बनाया जाए,
इन सब विषयों में जन जागरण कर रहे थे कि आम व्यक्ति के अंदर, जो हम लोग कानपुर के रहने वाले हैं, आप भी फतेहपुर के हैं, अन्य जनपदों के 5-6 जनपदों के मरीजों का और गरीब तबके की अंतिम आस है हैलट। तो वहाँ की अव्यवस्थाएं कैसे दूर हो सके, हमारा हैलट और बेहतर कैसे हो सके, एसजी पीजीआई और एम्स जैसी सुविधा हैलट में कैसे लोगों को मुहैया हो, जिससे गरीब को अपने इलाज के लिए दिल्ली, लखनऊ और मेदांता, गुड़गांव कहीं ना जाना पड़े। इन सब विषयों के लिए एक छोटा सा आंदोलन था जन जागरण का, लोग जागे और काफ़ी कुछ सुधार हुए हैं और संकल्पित है हैलट को लेके कि हैलट को उत्तर भारत का सबसे अच्छा सरकारी अस्पताल बनाना है। और उस संकल्प के लिए जहाँ तक जाना पड़ेगा, जो भी करना पड़ेगा, जिस स्तर तक हमको संघर्ष करना पड़ेगा, मैं उसके लिए अनवरत तैयार हूँ। तो ये कब तक हैलट हॉस्पिटल जिस आप उसको जिन हॉस्पिटलों से आपने तुलना की, वो कब तक उस स्थिति में पहुंच पाएगा? कि उस स्थिति में ऐसे पहुँचेगा कि सरकार काफ़ी कुछ करती है मेडिकल कार्य से, क्योंकि समृद्ध हैलट ये, और जैसा मैं सुनता आ रहा हूँ कि एशिया का सबसे बड़ा महाविद्यालय है, एशिया का सबसे बड़ा ये सरकारी अस्पताल है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई, स्वास्थ्य विषयों को लेके, और चाहे आयुष्मान कार्ड के माध्यम से गरीबों को निःशुल्क इलाज की व्यवस्था की गई हो, सरकारी अस्पतालों को सुदृढ़ करने का काम किया गया हो, और बेहतर करने का लगातार बेहतर करने का अनवरत प्रयास चल रहे हैं। और चूँकि अव्यवस्थाएं हैं, कोई एक व्यक्ति इतने सब चीज़ों को, पूरे प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी सारी चीज़ों को नहीं देख सकते। मुझे जो कमी लगी, उन सब कमियों को मैंने उजागर किया, संबंधित अधिकारियों, प्राचार्य से बात की, क्योंकि एक बड़े फंड की आवश्यकता है। मैंने एक प्रपोजल तैयार किया था, लगभग 1700 करोड़ रुपए की आवश्यकता है कि इतना एक स्वास्थ्य विषयों के जानकार हैं। जब मैं आंदोलन चला रहा था तो उन्होंने पूरा प्रपोजल तैयार की भेजा था 5 सालों का। हमारा मेन उद्देश्य है कि हैलट के अंदर लगातार विकास होता रहता है। जो भी विकास हो, वो विकास क्रमबद्ध हो, सुव्यवस्थित हो, सुनियोजित तरीके से किया जाए। विकास के लिए एक रोड मैप तैयार किया जाए, मास्टर प्लान बनाया जाए हैलट को लेके कि आने वाले 5 सालों में इतना इतना फंड की आवश्यकता है, इतनी मशीनें आएंगी, उन मशीनों के लिए हमको इतने टेक्नीशियंस की ज़रूरत है, इतने टेक्नीशियन के साथ कहाँ बिल्डिंग्स बनेगी, कहाँ पर किस इंफ्रास्ट्रक्चर का सही तरीके से कैसे यूज हो सकता है। इन सब बातों को लेकर, इन सब अव्यवस्थाओं को लेकर हमारा जन जागरण अभियान था और काफ़ी चीज़ों में सुधार हुआ। जैसे एक मैंने पोस्ट डाली थी कि अंदर जहाँ मरीजों का खाना बनता है वहाँ पर कुत्ते थे, तो उन सब चीज़ों को संज्ञान में लेकर वहाँ गार्ड्स की व्यवस्था हुई है, काफ़ी चीज़ें अच्छी हुई हैं वहाँ पर। और आने वाले समय में हमारा संघर्ष जारी रहेगा और बेहतर होगा। संकल्प है, लोग जाग रहे हैं, लोग अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। अच्छा, तो आपको ब्राह्मण पॉलिटिक्स की कानपुर में धुरी जैसे माना गया है कि आप लगातार बात किए, आवाज़ उठाए, तो आपको लगता है कि आज के समय भी एक जाति से उसको लेके चलना सही है? नहीं, बात ब्राह्मणवाद की नहीं है कि क्योंकि मैं छात्र राजनीति से निकला हुआ एक व्यक्ति हूँ और गलत को गलत और सही को सही कहने का जज्बा मैं रखता हूँ। अच्छा, तो जब भी जो चीज़ मुझे गलत लगी तो उसका प्रतिकार किया, जो चीज़ सही लगी उसका एप्रिसिएशन करता हूँ। अच्छा, जैसे आप देखते होंगे कि पीडीए की जो पॉलिटिक्स है आजकल बहुत ज़्यादा अखिलेश जी की एक तरह से सफलता ही मानी गई 2024 में, तो क्या 27 में भी वो फिर से सफल रहेगी? पीडीए एक धोखा है। क्यों? आप पीडीए में पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक जिनकी बात कर रहे हैं, हम लोग तो समग्र हिंदू की बात करते हैं, पूरे सनातन की बात करते हैं। हम लोग भारतवर्ष के रहने वाले, हम लोग उस परंपरा को, सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की भावना को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं। तो सभी लोग हैं, आपस में जातियों में बांटकर हिंदुओं को कमज़ोर करने का, सनातन को कमज़ोर करने का कार्य किया जा रहा है। आप एक वर्ग की क्यों बात कर रहे हैं? आप समग्र हिंदुओं की बात क्यों नहीं करते? पूरे भारतवासी, पूरे उत्तर प्रदेश वासियों की क्यों बात नहीं करते? हमारे प्रधानमंत्री ने सबका साथ सबका विश्वास का नारा दिया। ये बीजेपी नहीं कर रही? नहीं, बीजेपी कभी नहीं। बीजेपी ने सदैव सबका साथ सबका विकास की बात की। यूजीसी बिल की नहीं तो कुछ भ्रम बस। निश्चित तौर पर मुझे कहीं लगता है कि वर्तमान समय में इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी और दलित समाज को यूजीसी के जो नाम के अंतर्गत उनको राहत मिलती थी, कहीं ना कहीं त्रुटि हुई है। और कानपुर के अंदर और पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर मैं कह सकता हूं कि मैं एक पहला व्यक्ति था कि जो भारतीय जनता पार्टी सत्ताधारी दल का
राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते, प्रदेश का पदाधिकारी होने के बावजूद भी मैंने उसका प्रतिकार किया, मीडिया के सामने किया, सड़कों पे किया, जो गलत है, और गलत को गलत कहना चाहिए। अच्छा, तो आप जो राम मंदिर पर अभी एक चंदा चोरी का मामला बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पर चल रहा है, उसको आप कैसे देखते हैं? निश्चित तौर पर इसकी जितनी भर्त्सना की जाए, जितनी निंदा की जाए, वह कम है। बहुत ही घृणित कार्य है। निश्चित तौर पर हमारे आस्था पर, हमारे प्रभु राम पर वर्षों के 500 वर्षों का जो ये संघर्ष रहा है, और आज हम लोग उस संघर्ष के बल पर न जाने कितने लोगों ने अपने घरों के चिराग बुझा दिए, इनके घरों के चिराग बुझ गए, न जाने कितनी माँओं की गोद सुनी हो गई, कितने पत्नियों ने अपना सुहाग उजाड़ दिया इस राम मंदिर के लिए। अगर उस आस्था के केंद्र पर इस तरीके की घटना हो रही है, तो ये समाज, यह राष्ट्र और विशेष तौर पर राम पर आस्था रखने वाला कोई भी व्यक्ति इसको किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं कर सकता, न जस्टिफाई कर सकता। अच्छा, ऐसा कहा जाता है कि इस समय जो ब्राह्मण वोटर हैं उनका पॉलिटिकली वेटेज जो है बहुत ही लो में चल रहा है, इसे आप मानते हैं? अब एक्चुअली ब्राह्मण को लो में करने का विषय निश्चित तौर पर समय समय पर, जैसे समाजवादी पार्टी पीडीए लेके आ गई है, बहुजन समाज पार्टी, इन्होंने छलावा किया, बात करते रहे, पर कभी किसी भी दल ने ब्राह्मण का भला नहीं किया। ब्राह्मण का भला अगर वास्तविकता में देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी है, और ब्राह्मण कभी अपने लिए कुछ कहता ही नहीं है। जो ये सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, जिस ऋषि परंपरा के हम वाहक हैं, निश्चित तौर पर किसी ब्राह्मण मुख से भी निकले हुए शब्द हैं। हम सबके मंगल की कामना करने वाले व्यक्ति हैं, पर कहीं अगर हमारे मान सम्मान पर कोई बात आएगी तो निश्चित तौर पर अब ब्राह्मण जागरूक हो चुका, पहले चीज़ों को अवॉइड करता, अब अवॉइड करने की स्थिति में नहीं है। अगर कोई हमको कम आंकेगा उत्तर प्रदेश की राजनीति में, तो यह उसकी भूल होगी। आपके प्रदेश अध्यक्ष ने डांट लगा दी थी जब ब्राह्मण विधायकों ने एक मीटिंग की थी। अब मुझे उसकी जानकारी नहीं समाचार पत्रों के माध्यम से, कि जो संगठन के लोग हैं, संगठन की एक गाइडलाइन है, उनको संगठन की गाइडलाइन को फॉलो करना चाहिए। मैं अनवरत ब्राह्मण समाज के लोगों के साथ हम ही लोग बैठा करते हैं, अन्य समाज के लोग बैठते हैं, कहीं कुर्मी समाज के लोग बैठते हैं, कहीं यादव समाज के लोग बैठते हैं, कहीं कुशवाहा समाज के लोग बैठते हैं। तो ये समाज के लोग बैठते हैं, आपस में मेल जोल बढ़ता है, संवाद होता है, राजनीति में कैसे आगे की रणनीति तय की जाए, सब विषयों पर निश्चित चर्चा होती है। और इन सब विषयों पर मुझे नहीं लगता है कि कोई प्रश्न चिन्ह लगाना चाहिए, किसी को मना करना चाहिए कि कोई ना बैठे। समाज के लोग आपस में बैठेंगे नहीं, संवाद नहीं करेंगे, तो विचार विमर्श नहीं होगा, तो आगे की रणनीति कैसे तय होगी। बात करते हैं आपके बारे में कि कहाँ से विधानसभा में दावेदारी आप ठोकेंगे 27 के चुनाव में? दावेदारी ठोक, मैं मूलतः यहीं कानपुर का रहने वाला हूँ, और इसी जहाँ पर आप बैठे हैं, यह कल्याणपुर विधानसभा है। और निश्चित तौर पर बड़ा लंबा राजनीतिक जीवन, 20-25 सालों से छात्र राजनीति से लेकर सामाजिक राजनीति में या समाज में अपनी कोई उपस्थिति दर्ज कराने को लेकर संघर्षरत रहता हूँ। और जहाँ लगता है कि मेरी उपयोगिता हो सकती, कोई भी वर्ग हो समाज का, उसके साथ खड़ा होता हूँ। तो हमारे साथ और हमसे जुड़े हुए लोगों की अपेक्षा है और कि मैं विधानसभा में जाऊं, उनकी आवाज़ जो हो सकता है, उनको लगता है कि किसी माध्यम तक विधानसभा में नहीं पहुंच पा रहे, चाहे विकास के विषय हो या निजी समस्याओं के विषय हो, तो बहुत से लोगों को लगता है कि हम बेहतर कर सकते हैं। और उन भावनाओं को देखकर संगठन में मैंने भी अपनी बात कह दी है, जहाँ कहनी है कि कल्याणपुर विधानसभा में मैं भी एक उम्मीदवार हूँ, और बाकी हमारे यहाँ सामूहिक निर्णय की परंपरा, संगठन जो निर्णय लेगा उसको स्वीकार करेंगे। अच्छा, अगर पार्टी टिकट नहीं देती फिर? ये तो विषय बात का है, टिकट नहीं क्यों नहीं। अगर कार्यकर्ता कोई बात कहेंगे, इस विधानसभा में रहने वाले, इस विधानसभा का यूथ, यहाँ पे रहने वाला अधिवक्ता अगर एक टिकट की मांग करेगा, तो संगठन क्यों नहीं सुनेगा। और हम संगठन के निर्देशों का पालन करने वाले कार्यकर्ता हैं, कोई सपा बसपा या कांग्रेस से आए हुए आयातित कार्यकर्ता नहीं है। हम लोगों के यहाँ सबसे पहला अनुशासन है, तो अनुशासन में रह के अपनी बात कहनी है। संगठन सब देख रहा है कि कौन असली भाजपाई है, कौन नकली भाजपाई है, कौन अवसर के साथ आया है।
कौन सा कार्यकर्ता विपरीत परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी के साथ बना रहा है, किसका परिवार भारतीय जनता पार्टी के साथ विपरीत परिस्थितियों में बना रहा, यह सब संगठन को आकलन है, संगठन को सारी जानकारी है। और मुझे ऐसा लगता है संगठन हमारे विषय में जो सोचेगा बेहतर सोचेगा। अच्छा, बात करेंगे जब आपको बीजेपी युवा मोर्चा को उपाध्यक्ष बनाया गया, प्रदेश मंत्री बनाया गया जी, तो उसके बाद एक बड़ी कंट्रोवर्सी हुई, काफ़ी सारे न्यूज़ आर्टिकलों में छपा, काफ़ी कुछ आपके बारे में बातें हुई कि आपको क्यों बनाया गया, इस तरह की बातें हुई कि आपके खिलाफ केस विषय थे। में क्यों बनाया गया विषय नहीं था, विषय यही था, होता क्या राजनीति में चलता है, राजनीति में एक शब्द है टांग खिंचाई। तो बहुत से लोग प्रयासरत थे, वो नहीं बन पाए, हम बन गए, संगठन ने हमको जिम्मेदारी दे दी। तो एक ही किन पर मुकदमे थे, आपराधिक मुकदमे थे, इतने आपराधिक मुकदमे को व्यक्ति को प्रदेश ने संगठन में कैसे दायित्व दे दिया। और जब मुझसे पूछा गया, आदरणीय मेरे प्रदेश अध्यक्ष प्रांशुदेव द्विवेदी को, सारा विषय संज्ञान में था। मैं जब छात्र राजनीति में, जैसा मैंने बताया, मेरा लंबा कार्यकाल यहाँ के कानपुर की छात्र राजनीति में रहा, और स्वाभाविक तौर पर जब आप विद्यार्थी राजनीति में होंगे तो राजनीति में आंदोलन करने पड़ेंगे, सड़कों पर संघर्ष करना पड़ेगा, कभी पुलिस से, कभी कॉलेज के प्रबंधन से विवाद होंगे, उस पर सब में मुकदमे रहे। और क्योंकि छात्र राजनीति में मैं छात्र नेता रहा, मैं महामंत्री रहा यहाँ पर, और लगातार जब तक मैंने छात्र राजनीति की तो डीएवी कॉलेज सहित अन्य जितने भी महाविद्यालय हैं कानपुर में, सभी महाविद्यालयों में अध्यक्ष और महामंत्री लगभग हमारे समर्थन से, या हमारे साथ के लोग या जिसके पक्ष में हम खड़े होते तो वो जीतते रहे। तो स्वाभाविक तौर पर गुटी राजनीति जो थी आपस की, अब तो कोई वैमनस्यता नहीं है, वह वैमनस्यता होती है, छात्र राजनीति में बहुत मैच्योरिटी नहीं होती, तो विवाद होते रहते थे, कभी किसी के गुट का किसी से विवाद हो गया तो निश्चित तौर पर उस गुटी संघर्ष में जो जिस गुट का नेता होता था, अगर आपस में भी दो छात्र लड़े, अगर एक मेरे गुट का है तो दूसरे गुट ने अगर मुकदमा लिखाया तो लीडर का नाम जरूर लिखा। इस तरीके के मुकदमे हुए, और आधे से ज्यादा मुकदमों में पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट लगाई, बाकी सब न्यायालय के द्वारा हमको क्लीन चिट दे दी गई है। तो अब न्यायालय से बड़ा तो कोई है नहीं, न्यायालय ने हमको क्लीन चिट दी। पुलिस ने कई मुकदमों में स्वयं फाइनल रिपोर्ट लगा के अंतिम रिपोर्ट प्रेषित की कि इनका नाम मुकदमे से निकाला जाता है, गलत तथ्यों के आधार पर इनका नाम दे दिया है, गलत नामजदगी हो गई। तो वो विषय नहीं बनना चाहिए, पर स्वाभाविक तौर पर कुछ पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं पॉलिटिक्स में, चलता रहना चाहिए, ये इतना होता है पॉलिटिक्स, इसी को पॉलिटिक्स कहते हैं। तो कोई मैं उन सब विषयों को बहुत, क्योंकि बहुत से लोग हैं, अब सरकार है, सपा सरकार, बसपा शासनकाल में बहुत से लोगों, भारतीय जनता पार्टी के जो लोकसभा में है, विधानसभा में है, उन पर कार्रवाइयाँ हुई, गैंगस्टर की कार्रवाई हुई, राष्ट्रपा की कार्रवाई, तो क्या वो गुंडे हो गए, तो वो माफिया हो गए? ऐसा कहीं नहीं, चलता रहता राजनीति में। ये तो समाज आकलन कर रहा है कि कौन गुंडा है, कौन माफिया है, और कौन राजनीतिक कार्यकर्ता है। समाज को आकलन, इसलिए समाज हमको स्वीकारता देता है। 20 सालों से हमारे परिवार में, यहाँ कारपोरेशन की मेरी माता जी पार्षद थी, 3 बार से मेरे बड़े भाई पार्षद हैं, और समाज में आप जाके पूछे होंगे, आपने पता भी किया होगा, तो एज ए बैड एलिमेंट्स कोई नहीं कहता, इसलिए क्योंकि समाज में हम लोग एक आंदोलनकारी लोगों के रूप में पहचान रही, और समाज की आवाज़ बनने का सदैव काम किया है। तो इस सब विषयों में चिंता नहीं करता। उसी में जो सबसे ज़्यादा चर्चा हुई वो आपके एक केस के खिलाफ हुई, सनी गिल वाले केस पे, उस पे वो बार बार उस केस का जिक्र किया गया। वो बड़ा केस था, वो मामला क्या था, आप बता? कोई मामला नहीं, छात्र राजनीति का दौर था, और सनी गिल भी हमारे ही छात्र गुट के कुछ लोगों का सहयोगी था। निश्चित तौर पर किन्हीं कारणों पर उसके घर पर गोली लगने से मृत्यु हो गई, और ईश्वर साक्षी हैं। और अगर आप सनी गिल के पिताजी से पूछेंगे तो भी बता देंगे, उसमें मेरा और बंटी सेंगर हमसे 1 साल सीनियर रहे, अध्यक्ष थे, आज वर्तमान में समाजवादी पार्टी के महासचिव हैं। हम 2 लोगों का नाम आया, मैं अपने घर पे था, और जो दूसरा व्यक्ति का नाम बता रहा हूँ बंटी सेंगर, वो अपने घर पे थे, और पता चला कि वो व्यक्ति की गोली लग गई, क्योंकि वो छात्र नेता था, डीएवी कॉलेज आता जाता था। तो मैं रिजेंसी उसको देखने जा रहा था, तो मेरे पास एक फ़ोन आता है, भैया कहाँ है? तो हमने कहा वो खबर आई सनी गिल की गोली लग गई है। और मैं 20-25 में 2-3 पार्षद मेरे घर पे बैठे हुए थे, 25-30 लोग, क्योंकि कुछ ही दिन पहले छात्र राजनीति का विवाद हुआ था, तो मैं जेल से आया था। 4-5 दिन हुए थे, तो मैं कहीं गया भी नहीं था, मैं थोड़ा अस्वस्थ था। वो पहला दिन था, 3 दिनों के बाद जब मैं घर के बाहर चेयर डाल के, क्योंकि लोग काफ़ी ज़्यादा लोग हो गए थे ऐसे मिलने वाले, तो घर के बाहर चेयर डाल के बैठे थे, और जानकारी हुई तो उस दिन मैंने
3 दिनों से सिर्फ लोअर और टी शर्ट में था। तो मैं गया अंदर, मैंने कहा बैठो तुम लोग, आप नाश्ता वास्ता करो, मैं जरा कपड़े चेंज करके आ रहा हूँ। जब मैं बाहर आया मैंने कहा गाड़ी स्टार्ट करो, चलना है एजेंसी तक, क्योंकि घर के पास ही एजेंसी है। तब तक फ़ोन आ जाता है कि वहाँ पे कुछ लोग आपका नाम ले रहे हैं, विरोधी गुट के लोग वहाँ पहुँच गए थे। और आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, मैंने तत्काल कुछ समय के कप्तान थे, अशोक सिंह जी शायद थे, मैंने उनको फ़ोन करके पूरी घटना बताई। मैंने कहा मेरी लोकेशन देख लीजिए, मैं घर पर बैठा हूँ। और उस घटना में एक भी होमगार्ड हमको पूछने मेरे घर नहीं आया होगा। अच्छा। और पुलिस ने बाकायदा जांच करके मेरा नाम निकाला। किन्हीं कारणों बस कोर्ट में 319 के बयान हुए, लंबी प्रक्रिया, पर पुलिस ने स्वतः अपनी जांच में मेरा विवेचना में मेरा नाम दोनों लोगों का, मेरा और बंटी सेंगर को, उस घटना पे मतलब जब फाइनल रिपोर्ट लगी, चार्जशीट सबमिट की, तो हम चार्जशीटेड नहीं थे। वो कोर्ट में बयान के आधार पर तलब कर लिया गया था और हाई कोर्ट ने हमको राहत दी और हाई कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया। अच्छा, अभी आपने बताया था कि इस केस के पहले आप जेल से छूटे थे, वो किस लिए, क्या वो छात्र राजनीति का उस पर समय समर्थन वाला प्रत्याशी हार गया था, तो विवाद हो गए थे छात्र गुटों में। शहर में कई जगह विवाद हुए थे, बसपा समर्थित प्रत्याशी जीता था, तो कई जगह विवाद हुए थे, उसमें मुकदमे हुए थे क्रॉस, तो उसमें मुकदमे कराए गए थे, हमारे पक्ष से भी मुकदमे हुए थे। पर क्योंकि बसपा शासन काल था तो बसपाइयों को लगा कि भाजपा और विद्यार्थी परिषद के लोग मतलब मौत के दम पर, भीड़ तंत्र के दम पर, कि भाई जो हमारे गुट पे हमला हुआ तो हमने FIR कराई, हम पर हमले का प्रयास हुआ। तो FIR कराई। फिर बसपा के एक बहुत बड़े नेता हैं जिसमें पूरे मंडल और अन्य की जिम्मेदारी जिनके पास है, उनके विशेष हस्तक्षेप पे रात को क्रॉस मुकदमा, उसमें जेल जाना पड़ा। और 7-8 दिन बाद जेल से वापस आए, तो उसके तीसरे या चौथे दिन की घटना है, सनी गिल की हत्या हुई थी। अच्छा, जैसे आप अभी जेल वोल गए, फिर तो घर वालों क्या रिएक्शन रहते हैं कि घर का, हम लोग छात्र राजनीति से निकले हुए लोग हैं। निश्चित तौर पर जब छात्र राजनीति में, अब तो क्योंकि छात्र राजनीति है, उस समय की छात्र राजनीति में आंदोलन करना कोई पहली बार नहीं गए। कोतवाली में दिन भर बंद रहना, या अभी मैंने कल विद्यार्थी परिषद के स्थापना दिवस पे कुछ पोस्ट में पेपर कटिंग किसी ने भेजी थी, तो कल मैंने अपने फेसबुक वॉल पे डाली। तो ये आम बात थी। और क्योंकि हम कोई गुंडे अपराधी मवाली थे नहीं कि वो स्मैक बेच रहे हो, चरस बेच रहे हो और लूट करा रहे हो, इस तरीके का कोई रिकॉर्ड रहा नहीं ना। आप मुकदमे देखें इस तरीके, कभी मेरे पर कोई मुकदमे भी नहीं रहे। तो ना प्रशासन से कभी डरे ना दबे। तो घर वालों को भी लगता था ना मैं कोई ड्रिंकर हूँ, ना मेरे पास न सुपारी सिगरेट पान मसाला का मैंने आज तक कोई नशा नहीं किया। और कानपुर में एक पहला छात्र नेता होगा जिसने अपने, जब मैं मेरा कार्यकाल था तो जितने भी इंटर कॉलेज में थे, एक योग ज्योति इंडिया संस्थान है, NGO है, उसके साथ मिलके मैंने नशा मुक्ति अभियान चलाया। कम से कम कानपुर में मैंने 5000 स्वास्थ्य सेवक बनाए छात्रों को, जो प्रयास करते थे कि उनके बगैर इनके स्कूल के और महाविद्यालय के आसपास मसाला तंबाकू इस तरीके का सेवन ना हो, चरस गांजे की बिक्री ना हो। तो कानपुर में सबसे पहला व्यक्ति मैं था। अच्छा। और छात्र राजनीति के अलावा अगर हमने सबसे पहला अगर कोई धरना दिया था तो अनवरगंज थाने के पास, वहाँ स्मैक की बिक्री होती थी, चरस की बिक्री होती थी, मुझे जानकारी हुई। तो अब मुझे पेपर की कटिंग या कभी न्यूज चैनल से भी चला था, तो थाने के पास जाकर सबसे पहला अगर कोई धरना देने वाला जो कि सामाजिक विषयों पे, राजनीति का विषय नहीं था कि छात्र राजनीति से जुड़ा, मगर छात्र, क्योंकि उस नशे के कारोबार तो उस समय कानपुर के अंदर स्मैक और चरस का, गली किसी को भी आप स्मैकी को 20 रुपए दे, 10 मिनट के अंदर वो स्मैक लेके आ जाता था। अच्छा। सपा और बसपा शासनकाल कहीं पे भी देखिए, गली गली चौराहों पर स्मैक और चरस बिकती थी। न जाने कितने नौजवानों ने अपनी जिंदगियां खो दी, न जाने कितने अपाहिज हो गए, न जाने कितने का जीवन बर्बाद हो गया चोरी और चकारी करके जेलों में बंद, क्यों? अपने नशे की पूर्ति के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से उत्तर प्रदेश में आई है और वर्तमान में देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने जिस प्रकार से नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को कह रखा है कि नशे की जो चैन थी इसकी कमर तोड़ने का काम उनका अभियान। अभी उन्होंने नक्सलवाद खत्म किया, देश से आतंकवाद खत्म हुआ है, और लगातार आप देख रहे होंगे जो विदेशों से बड़े बड़े नशों की खेप आती थी कि इतने कुंटल हीरोइन, इतने कुंटल चरस, इतने कुंटल स्पैक, इतने कुंटल अफीम लगातार पकड़ी जा रही, इतनी बड़ी हजारों करोड़ की मतलब मादक पदार्थों को पकड़ा जा रहा, उनको नष्ट किया जा रहा, पहली बार भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हो रहा। या
सोचने का विषय है। जी। तो यह सोच है, तो हमने सन 2002 में शहर में धरने दिए थे कि शहर के अंदर थानेदारों को आगाह किया था कि अगर आपके थाना क्षेत्र में स्मैक चरस बिकेगी, किसी स्कूल के पास स्मैक चरस बिकेगी। मेरा विवाद भी हुआ बहुत से लोगों से। उस समय जो तथाकथित कई माफिया प्रवृत्ति के लोग थे जिनका ये कारोबार था, उन्होंने डराने धमकाने भी कोशिश की, पर क्योंकि हम लोग छात्र राजनीति से निकले हुए लोग थे, ना डरने वाले थे ना दबने वाले थे। अच्छा, तो अभी बात हो रही थी छात्र राजनीति की, तो जब से जहाँ भी जिस स्टेट पे बीजेपी आती है तो वहाँ छात्र राजनीति पर एक तरह से बैन लग जाता है, यूनिवर्सिटी के चुनाव नहीं हो रहे। एक्चुअली जैसे कानपुर में है जो लिंग 2 कमेटी की सिफारिशें लागू करनी थी, तो यहाँ पर हाई कोर्ट ने स्टे कर रखे हैं इलेक्शंस को, और मैंने एक रिट भी दाखिल की थी। उसके बाद हमारे बाद के छात्र नेताओं से मैंने कहा भी कि इस पर पैरोकारी करो। मेरी उसके जो स्टे है लिंग 2 कमेटी के खिलाफ, यूनिवर्सिटी में इलेक्शन नहीं होगा, मैं कानपुर यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, उसके खिलाफ हम 2-3 तारीखों पे पीयर भी मेरे वकील हुए। पर क्योंकि हम लोग छात्र राजनीति से बाहर आ गए थे, 8-10 की बात है, लंबा समय हो गया था, गोटी संघर्ष यहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, तो आने वाली पीढ़ी से कहा अब पर धीरे धीरे वो पीढ़ियों में वो संघर्ष करने की क्षमता नहीं रही। चाहते थे इलेक्शन हो जाए, लड़ जाए। और निश्चित तौर पर मेरा अपना निजी मानना है कि छात्र राजनीति की प्रथम पाठशाला होती है लोकतांत्रिक मूल्यों को समझने की, और राजनीति में किस दिशा में कौन नौजवान जाना चाहता है, और राष्ट्रवाद के साथ जुड़ना चाहता है, समाजवाद के साथ जुड़ना चाहता है, या किसी विचारधारा के साथ जाकर राष्ट्र और समाज की सेवा करना चाहता है, उसके पास ऑप्शंस होते हैं, रास्ते होते हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से भी मैं कहना चाहूँगा कि सरकारों को कोई भी राजनीतिक दल हो, चाहे हमारी भारतीय जनता पार्टी का विषय हो या समाजवादी पार्टी हो या बसपा हो, उत्तर प्रदेश के अंदर प्रत्येक महाविद्यालय यूनिवर्सिटी में जहाँ जहाँ इलेक्शन होते थे, छात्र नेताओं का चयन होता था, एक पारदर्शी तरीके से, व्यवस्थित तरीके से एक नियमावली बनाकर छात्र संघ के चुनाव की बहाली की जाए, जिससे छात्र नौजवान अपनी भूमिका अदा कर सकें। तो आगे सवालों पर बढ़ने से पहले मैं पूछना चाहूँगा कि जो राजनीति होती है आज के समय काफ़ी खर्चीली राजनीति होती है, पैसा लगता है सब लोग, तो व्यापार क्या करते हैं जिससे मेरा कोई व्यापार नहीं। मैं ये देखिए कानून की किताब रखी हुई है, एक डायरी रखी हुई है, पीछे भी देखा होगा आपने। मेरा शुद्ध एक व्यवसाय, मैं वकालत करता हूँ। और हाँ दिखा दीजिए, तो मेरा व्यवसाय वकालत है, उसके अलावा कुछ नहीं, उसी वकालत से ही मेरा खर्चा चलता है। अच्छा, हाँ। किस तरह के केस लड़ते हैं आप? अधिकतर क्रिमिनल केसेस आते हैं मेरे पास। एक हमारा एसोसिएट है, उसमें कई लोग हैं, उसमें क्रिमिनल के भी देखने वाले, सिविल मैटर्स के भी हैं, रेवेन्यू के भी लोग हैं। तो क्योंकि हम राजनीतिक क्षेत्र में ज़्यादा रहते हैं, तो क्योंकि एक एसोसिएट बना हुआ पूरा ग्रुप है, तो हमारा व्यवसाय मुख्यतः केवल वकालत है। मेरे ITR में जो लिख के जाता है सोर्स ऑफ इनकम, वो एडवोकेसी लिखा रहता है। अच्छा, जैसे आपने बोला आप केस लड़ते हैं, वकालत करते हैं, तो कोई सपा वाला आ गया अपना केस लड़ने बीजेपी वाले के खिलाफ, तो केस लड़ेंगे? देखिए, ये हमारा व्यवसाय है। हम जब काला कोट पहनते हैं और न्यायालय के समक्ष जाते हैं, कचहरी प्रांगण में होते हैं, तो हमारे लिए सब बराबर है। हमारे पास जो आएगा, कोई होता क्या कि कोई अनजेन्युइन केस आ जाए जिसमें मतलब समाज जिसको अगर किसी व्यक्ति को दोषी मानते, तो मैं निजी तौर पर ऐसे मतलब केसेस से हटने का प्रयास करता हूँ। जहाँ सामाजिक मर्यादा हमारी तार हो तरीके से, उन केसों को एसोसिएट को भी अपने मना करता हूँ, और मैं भी निजी तौर पर नहीं लेता हूँ अपने आप में। अन्यथा कोई भी आएगा उसका स्वागत है, जो न्याय पाना चाहता है, न्याय दिलाने के लिए हम लोग बैठे हैं। तर्कों के आधार पर अपनी बात न्यायालय में रखी जाती है, और प्रयास ये होता है कि जो भी मेरा क्लाइंट है वो हमसे संतुष्ट होकर जाए और उसको न्याय मिले। तो अब हम बात करेंगे कि छात्र राजनीति पे कैसे जुड़े, कैसे इलेक्शन लड़ा, क्यों लड़ा। उसके पहले सबसे पहले जानना चाहेंगे कि रैगिंग हुई आपकी जब कॉलेज में थे? नहीं, देखो रैगिंग का जो था उस समय मैं देखी है, बहुत नज़दीक से रैगिंग देखी है। कैसे होती थी? और रैगिंग का प्रतिकार करते हुए कई बार विवाद भी हुए। अच्छा। जहाँ बैठे इसके जस्ट पीछे पॉलिटेक्निक था, तो उसमें पॉलिटेक्निक में बहुत रैगिंग होती थी। हमारे यहाँ CSA है, चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विश्वविद्यालय, यहाँ बहुत रैगिंग होती थी। और मेडिकल कॉलेज है, क्योंकि यहाँ के लगभग छात्र जो थे वो हमारे
मोहल्लों में ही रहते थे रेंट पे। हम्म, जुड़ाव था, पॉलिटेक्निक में छात्रावास थे, क्योंकि विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता होने के नाते सभी छात्रावासों में अपनी विचारधारा को पुष्पित पल्लवित करना, अपनी विचारधारा से युवाओं को जोड़ने का काम मेरा रहता था, क्योंकि मेरे घर के नज़दीक 3 बड़े हॉस्टल्स के गढ़ थे। इसीलिए 100, 200, 500 युवाओं की ज़रूरत होती तो बड़े आसानी से मेरे साथ चल देते थे, क्योंकि उस समय की राजनीति में मेरा हॉस्टलों में बहुत जाना आना रहता था। मैं पॉलिटेक्निक का छात्र नहीं था, पर छात्र नेता था, तो मेरे निजी संबंध थे, तो मैंने बड़े करीब से रैगिंग को देखा है। किस तरह की होती थी रैगिंग, क्या करवाया था? जैसे एक घटनाक्रम मैं बताऊं आपको, भी इधर से आप आएंगे 9 नंबर क्रॉसिंग पड़ती है, तो यहाँ चाय वाय की दुकानें लगती थी, और मैं डीएवी कॉलेज से वापस आ रहा था, तो मेरा बाइक वाइक नहीं थी, तो बसें चलती थी। मैं बसों से हम लोग 4-5 लोग उतरे और यहीं पे जा रहे थे। चाय की दुकान थी, शाम को सब लोग, तब मोबाइल और फोन होते नहीं थे, तो ऐसे एकत्र होते थे, अड्डेबाजी चलती थी। तो ये 9 नंबर पे एक आप कह लें कि हम लोगों का अड्डा लगता था। तो ये 4 बजे का समय होगा, तो देखा कि चाय की दुकान पे और 4-5 लड़के और 2 लड़कों को कह रहे कान पकड़ो, कान पकड़े, उन्होंने खड़े थे। फिर जो नज़दीक आया तो हमने कहा क्या हो गया भाई, तो उनका उठक बैठक करो, तो उसने उठक बैठक, उसमें एक लड़के को मैं बाई फेस परिचित था, कभी कभी दुआ सलाम कर लेता था ऐसे ही। वो शायद बांदा का रहने वाला था, अनिरुद्ध सिंह ऐसे ही से कुछ नाम था। तो एक आध बार निकले, हम लोग बैठे रहते, तो भैया नमस्ते, सही, तुमने क्या हो रहा है? तो क्योंकि पॉलिटेक्निक के बड़े लड़के जो सीनियर्स थे बड़े उद्दंड होते थे, 100, 200, 500 आ जाते थे। दैव योग से वो जो रैगिंग करने वाले छात्र थे वो हमारी एज ग्रुप के थे, मुझसे थोड़ा सीनियर लग रहे थे, वो मुझसे परिचित नहीं थे। तो जब मैंने उनको कान पकड़ के उठक बैठक का विरोध किया तो उन्होंने कहा मुर्गा बन जाओ। आपको नहीं, उन्हीं दो जिनकी रैगिंग हो रही थी। तो मुझे खराब लगा, क्योंकि हमारे कल्चर में इस तरीके का है, हमें लगा कि अन्याय हो रहा है। तो हमने कहा तू मुर्गा मत बनना। तो उसने देखने लगा, तो उसने में एक लड़का था लंबा सा, एक लड़के के थप्पड़ मार दिया। अच्छा। तो हमें खराब लगा, और उसने उसको थप्पड़ मारा, क्योंकि हमने मना किया था कि ये क्या हो रहा है, हमको तो था कि क्या गुंडाई कर रहा है, मेरा ये कहना था। वो मुर्गा नहीं बना, तो एक सीनियर ने उसके थप्पड़ मार दिया। जब सीनियर ने उसको थप्पड़ मारा, तो जो मेरे साथ हमारे 4-5 साथी थे, तो स्वभाव था, क्योंकि वो भी छात्र थे, नौजवान थे, तो फिर उन्होंने थप्पड़ उन पे बरसाना चालू कर दिया। थोड़ी देर 2, 4, 5, 10 सेकंड का वाकया हुआ होगा, तो वो बेचारे सहमत, उन्होंने ही कहा सर सीनियर है, तो हमने कहा सीनियर है, अगर आपको रैगिंग है, कैंसर दिक्कत होती है उनको कैंपस में, बड़े मतलब दयनीय भाव से उन 2 छात्रों ने हमसे कहा भैया दिक्कत हो जाएगी। उन चारों को बैठा ला, तब तक थोड़ा गर्म हो गए थे वो, चाय जितनी गर्म होती इतना वो गर्म हो चुके थे। तो हमने कहा आपको रैगिंग करनी, कुछ भी करना, तो आप अपने प्रांगण के अंदर करिए, और प्रांगण के बाहर अगर करेंगे हम लोग देखेंगे तो खराब लगता है, हमें लगता है कि कोई गुंडाई कर रहा है, और गुंडाई बर्दाश्त नहीं हम लोगों को अपने क्षेत्र में। नहीं, क्षेत्र का विषय नहीं, क्योंकि कहीं भी नौजवान के साथ, युवाओं के साथ, कहीं हमने बताया ना स्वभाव है मेरा, कहीं भी अन्याय अत्याचार होगा तो उसका प्रतिकार स्वभावता वो स्वभाव में है कि प्रतिकार होगा, परिणाम कुछ भी हो, अगर कुछ गलत हो रहा हो तो गलत का प्रतिकार करेंगे, मेरा स्वभाव है। अब उसका परिणाम अच्छा हो बुरा हो तो ईश्वर के हाथ में। तो खैर ये घटना इस तरीके से कई एक्सीडेंट हुए, तो कई बार वाद विवाद की स्थिति आ गई, मतलब स्वतः झगड़ों की स्थिति आ गई। एक बार मेडिकल कॉलेज के छात्रों से विषय पे विवाद भी बहुत हो गया, मतलब ये मेडिकल छात्रों में भी बड़ी यूनिटी रहती है, उनमें भी बात यूनिटी नहीं है। वो मेरे गीता नगर क्रॉसिंग पे समोसे खा रहे थे, और रैगिंग के नाम पर वो सीनियर कह रहे थे जूनियर्स के दुन्ने उठा के इसमें डस्टबिन में डालो। तो कोई भी हो, और क्योंकि सब लोकल के छात्र रहते थे रेंट पे, सकल से हमको जानते थे, कोई नमस्ते करता, कभी किसी ने हेलो कर लिया। तो आपको रैगिंग करनी है तो ठीक है, रैगिंग के तरीके हैं, आप डांट लो, समझा लो, और वह कैंपस के अंदर करो। अब ये नहीं, रैगिंग का मतलब नहीं कि आप सड़क पर या किसी के घर जाकर रैगिंग करो। तो उन सब विषयों का प्रतिकार करते रहे, विवाद भी हुए, पर नासमझी होती है। फिलहाल वर्तमान में इस सरकार में रैगिंग देखने को नहीं मिलती, जगह जगह बोर्ड मिलेंगे, रैगिंग के खिलाफ सख्त कानून बने हैं, और अच्छा हुआ क्योंकि रैगिंग के विषयों से कई आप समाचार पत्र पीछे के उठाएंगे, आज से 20 साल पहले
तो कई नौजवानों ने अपनी जान दे दी। तो रैगिंग बंद होना चाहिए। एक ये परिचय का माध्यम होता था, तो उस परिचय को लोगों ने अनायास रैगिंग का नाम देके नए छात्रों को प्रताड़ित करने का काम करते थे। तो निंदनीय और घृणित दोनों था। तो मेरी समझ में रैगिंग खराब चीज़ थी और ये समाप्त हो गई। आज वर्तमान में उत्तर प्रदेश के अंदर तो समाप्त हो गई है और अच्छा हुआ। अच्छा, अब बढ़ते हैं कि आपकी रुचि कहाँ से जगी छात्र संघ के चुनावों में? पहला चुनाव कब लड़ा, कैसे हमने लड़ा? आपको बताया क्यों लड़ा? विद्यार्थी परिषद के राजनीति से निकले हुए लोग थे। आंदोलन में जाना, जिंदाबाद लगाना। मैं विद्यार्थी परिषद के कैंडिडेट के रूप में 2002 में मैं विद्यार्थी परिषद का कैंडिडेट था और अजीत जी हमारे संगठन मंत्री थे। उन्होंने ही, क्योंकि मैं विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता था, तो निश्चित तौर पर विद्यार्थी परिषद कानपुर की छात्र राजनीति में हस्तक्षेप रखती थी और हम लोग नियमित कार्यालय जाने वाले छात्र थे। तो उसी समय से मन में था कि हम भी कुछ बने, देखते थे कि लोग क्या कर रहे हैं। चलो तो विद्यार्थी परिषद में रह के काम कर रहे हैं, महाविद्यालय पहुँचे हैं, तो मन में एक था कि हम भी बनेंगे तो छात्रों को यूनाइट करेंगे। उस समय बहुत आंदोलन, उसी समय मैं BNSD कॉलेज पढ़ने जाता था, तो मैंने 92 और 92 के दंगे देखे। आरक्षण जब मंडल कमीशन लागू हुआ उसका भी मैंने इम्पैक्ट देखा, मुझे याद है। तो मन में था कि छात्रों नौजवानों को सही मार्ग पे ले जाने का काम, नेता का जो शाब्दिक अर्थ है, नेता की जो परिभाषा है जो मैंने पढ़ी है, नी धातु से बना हुआ है। इसका मतलब है ले जाने वाला, मतलब अपने साथ के लोगों को या जिनको आप लीड कर रहे हैं उनको सद्मार्ग पर ले जाने वाले व्यक्ति को नेता कहते हैं। तो जो नौजवान दिग्भ्रमित हो रहे हों उनको सही दिशा में लाकर राष्ट्र के निर्माण में उनकी क्या भूमिका हो सकती है, तो मेरा एक लक्ष्य रहता है। तो मैं अपने भाषणों में हमेशा कहता था कि हम नौजवान हैं, हमारा सबसे पहला सपना होना चाहिए कि वह भारत जो सोने की चिड़िया कहा जाने वाला भारत है, वह भारत जो पूरे विश्व की अगुवाई करता था, विश्व गुरु कहलाता था, और फिर से पुनः विश्व गुरु की ख्याति कैसे प्राप्त करे। और जब भारत पुनः विश्व गुरु बने तो उस विश्व गुरु के बनने में हम नौजवानों की क्या भूमिका हो सकती है। हमको अपनी भूमिका भारत को विश्व गुरु बनाने में पूरी निष्ठा, पूरी ईमानदारी के साथ तय करनी होगी। तो कैसा रहा फिर आपके महामंत्री पद का चुनाव? क्या रणनीति बनाई, कितने वोटों से जीता? रणनीति क्या, छात्रों से मिलना और कन्वे करना, सबसे बड़ी चीज होती है विश्वास। मैं छात्र राजनीति में जब उतरा तो कोई घर से, कोई हम लोग अंबानी फैमिली से नहीं रहे, ना कोई गांधी फैमिली से रहे, कि मेरे घर में कोई ग्राम प्रधान भी नहीं था। मेरे पिताजी फौज में थे, फौज से रिटायर हुए थे जब मैं छात्र राजनीति में गया। आर्थिक बहुत सुदृढ़ और संपन्न वाली स्थिति नहीं थी कि बहुत व्यापारिक बैकग्राउंड से आते हों। मेरा निजी का भी कोई रोजगार नहीं था, पर संकल्प लिया क्योंकि नौजवानों की एक बहुत बड़ी फौज कहेंगे, एक संगठन हमारे साथ था, BNSD कॉलेज, जिनके लिए हम काम करते थे। कहीं किसी की कोई बात हुई, सुख दुख हुआ, किसी की कोई समस्या हुई, जिस लेवल तो मैं हल कर सकता था, उसकी मदद कर सकता था। मैं हल करने की स्थिति में नहीं थे, तो बहुत पावर थी नहीं, पर अगर अपने से जुड़े हुए किसी व्यक्ति पर कोई समस्या आती थी तो पूरी निष्ठा, ईमानदारी और पूरी ताकत के साथ अपने व्यक्ति के साथ खड़ा रहता था। अच्छा, तो ये बाद में देखता था कि मेरा व्यक्ति गलत है या सही या अलग का विषय है, पर जो व्यक्ति मुझसे जुड़ा तो मैं उसके साथ ईमानदारी से खड़ा रहने का प्रयास करता था। और दैव योग से ईश्वर की ऐसी कृपा रही कि आज तक किसी के साथ खड़े हुए हो तो उसको कभी अपयश का सामना नहीं करना पड़ा, उसको कभी नीचा नहीं देखना पड़ा। और मेरे इस स्वभाव को साथ के लोग या अन्य लोग जो जुड़ना चाहते थे पसंद करते थे। और हम जिस क्षेत्र से जो DAV कॉलेज लड़ने गए तो एक असंभव जैसा लगता था, क्योंकि शहर के बीच के लोगों का ही वहाँ पे कब्जा, तो वहीं के लोग बनते थे। हम यहाँ से जहाँ से जाते थे, यहाँ कभी कोई DAV कॉलेज में कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं रहा कि कोई पदाधिकारी बना हुआ। तो संकल्प लिया और हमारे मतलब जो मित्र यार रहे हैं, तो जितनी मेहनत हमने की होगी, हमसे ज़्यादा हमारे लिए हमारे साथियों ने, हमारे मित्रों ने मेहनत की। अच्छा, उस समय कई बार ऐसा होता था कि मैं 7 बजे 8 बजे सो के उठता था और हमारे साथी बेचारे बाइक लेके, एक घटनाक्रम आपसे साझा करना चाहूँगा कि दीवानगी कह लीजिए या लोगों का विश्वास कह लीजिए या प्रेम कह लीजिए, मैं नाम नहीं लूँगा,
एक लड़का था, उसकी हमने उसका एडमिशन कराया था, उसका एडमिशन नहीं हो रहा था, टाइम निकल गया तो मैंने एडमिशन करा दिया था। और मैं जब चुनाव लड़ रहा था तो निर्धन परिवार था, मतलब उसकी माली हालत ये नहीं थी कि हमारा कुछ सहयोग कर सके। वो साइकिल से आता था, तो कोई हमको विजिटिंग कार्ड छपवा के दे आता था, कोई स्टिकर दे आता था, कभी कोई किसी की किराने की दुकान है तो बिस्किट का पैकेट ले आया कि भैया शाम को कंपेन करने के बाद चाय पी जाएगी तो बिस्कुट। मेरी तरफ से इस तरीके को, हम लोग बहुत रिच फैमिली से नहीं थे, मगर लोगों का सहयोग रहता, जिसकी जो हैसियत होती थी उस हैसियत से। तो एक लड़का आता था तो वो अपना टिफिन लेके आता था, 2 पराठे एक्स्ट्रा लाता था, खूब मेरी जिंदाबाद लगाता था। मैं बड़ा मतलब उसका सीधे एक आध बार कोई विषय विवाद हो रहा था तो उसको हमने बचाया, इसका एडमिशन मैंने कराया था। वो मानता, उसको लगता था कि भैया जब हमसे परिचित नहीं है पर हमको दुख में देखा, मेरी मदद की उन्होंने। तो वो हमारे लिए विजिटिंग कार्ड लेके आए, 200 या 100 या 200 विजिटिंग कार्ड फ्लोरोसेंट कलर के चलते, मुझे याद भी याद है। यही जुलाई का महीना चल रहा था, बारिश हो रही थी, तो भीगता हुआ आया और हम कॉलेज कैंपस से बाहर निकल रहे थे, तो एक पॉलीथीन में 200-300 विजिटिंग कार्ड लिए। तो उसने दिया कि तुमने देखा, उसका नाम भी नहीं, उसने आप और हम लिखवा रखा था। अच्छा। अपना नाम को भी उसके ने। तो हमने कहा ये कहाँ से ले आए? कह रहे भैया हम लाए, सब लोग कर रहे हैं। हमने कहा अरे तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं थी। तो जो वो मतलब हम अधिकतर अपने लोगों से कहते रहते हो घटना। हमने कहा भैया, तो हमने कहा कहाँ टप्पेबाजी कर दी, ले आए पैसे। उसने कहा, उसने बताया जो मतलब मुझे हंसी भी आती है और अंदर से मतलब एक मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं वो घटनाक्रम। हमने कहा भैया आटा पिसाने के लिए घर से भेजा गया था, हमने आटा भेज दिया, 200 रुपए मिले, तुमने घर में क्या कहा? घर में कह दिया कि वो बरसात चल रही थी, गाय आ गई तो आटा गिर गया, तो आटे की पिसाई और आटा, उससे हमको पैसे 200 रुपए मिले चक्की वाले ने दिए, तो हमने विजिटिंग कार्ड छपवा दिया आपको। तो वो मतलब वो विश्वास लोगों का, इस तरीके का एक घाटमपुर से लड़का था, बहुत दूर है घाटमपुर, तो उसका मैंने एडमिशन कराया था। तो वो साइकिल से आता था, हफ्ते में 3 दिन आता था मेरे लिए, और आता था वो अपना पराठा लेके आता था और बड़ी मेहनत करता था कि जाओ यहाँ विजिटिंग बांटो या इसका काम इस बिल्डिंग में जाके ऊपर जाके करा लाओ। और कभी उसने मेरी चाय भी नहीं पी होगी, अब शिक्षक हो गया। तो मतलब इस तरीके, और न जाने कितने लोग हैं कि पापा के स्कूटर से तेल निकाल लेते थे, बोतल में लेके आ जाते। मतलब क्या बताऊं कि किस जुनून की हद तक लोगों ने साथ दिया। क्योंकि हमारे जो अपोजिट लड़ने वाले वो सब पुराने छात्र नेता थे, बड़े बड़े गुट उनको लड़ाते थे। तो इस तरीके के सैकड़ों उदाहरण हैं विश्वास के। और मेरी बैंक बैलेंस में हो सकता बहुत धन ना हो, बहुत लंबा चौड़ा मेरा अकाउंट ना हो, पर इस तरीके के प्रेम, स्नेह और विश्वास का अकाउंट मेरे पास बहुत बड़ा है, जो मुझे संबल प्रदान करता है कि किसी भी लक्ष्य को मैं हासिल कर सकता हूँ। कोई भी असंभव कार्य को हम अपने साथियों के साथ मिलकर संभव कर सकते हैं। वह विश्वास, वह प्रेम लोगों का बना रहे, इसके लिए ही निरंतर मेरे प्रयास जारी रहते हैं। और अभी तक मुझे ऐसा लगता है कि उस विश्वास को मैंने बनाए रखने का काम किया है। अच्छा, कहा जाता है जो छात्र नेताओं के जब चुनाव होते हैं तो जो स्लोगन बनते हैं, नारे बनते हैं, वो बड़े क्रांतिकारी नारे रहते हैं। तो आपको अपने समय का नारा कोई याद है? बहुत नारे हैं, मतलब डीएवी कॉलेज तो नारों की खान है। मतलब हर तरीके के अच्छे बुरे सब नारे लगते थे। मतलब हमारे लिए पूरी एक ने ABCD तैयार कर दी थी। अच्छा। ए से चालू करता था एक, वो दीपेन श्रीवास्तव है, अब कैस्टर का छात्र नेता हो गया, तो बाद में मेरे साथ BNSD में पढ़ता था, उसने तैयार किया, स्लोगन लेके आया। वो ए से लेके जेड तक के गीत गाता था। A फॉर एक्टिव अरविंद त्रिपाठी, B फॉर ब्यूटीफुल अरविंद त्रिपाठी, C फॉर क्लेवर अरविंद त्रिपाठी, D फॉर डैशिंग अरविंद त्रिपाठी, E फॉर एक्टेड। मतलब पूरी जेड तक की उसने तैयार की। निश्चित तौर पे मेहनत की होगी। एक हमारे बड़े भाई हैं अजीत सिंह जी, मतलब वर्तमान में कानून को हैं, सबसे पहले हम लोगों ने उन्हीं से राजनीति सीखी थी, उनको भी चुनाव लड़ाया, छात्र नेता, तो वही हमारे लीडर थे। अजय अग्नोत्री जी स्वर्गीय हो गए, इनके साथ राजनीति में मतलब विशेष मतलब सीखी, उनको लड़ा के जीत नहीं पाए, पर विशेष तौर पे अजीत सिंह और अजय अग्नोत्री जी 2 लोगों का विशेष योगदान रहा। तो हमारे अजीत भाई मतलब एजेड हो गए, आज भी अगर नारे लगा दे तो सैकड़ों लोग घूम जाए कि चारों दिशाएं गूंज रही हैं, छोटू छोटू बोल रही हैं, धरती अंबर डोल रहा है, छोटू छोटू बोल रहा। न जाने कितने हाथी दहाड़ा, छोटू त्रिपाठी, शेर चिंगाड़ा, मतलब ये मतलब नारे लगते थे।
12 की दिया छोटू त्रिपाठी, 15 का कट, बहुत नारे लगते थे। लोग अपने अपने हिसाब से लाते थे। एक बड़े भाई बबलू त्रिपाठी के मिलाएंगे, मतलब आज 55 साल से ऊपर उनकी उम्र हो गई होगी, पर आज भी उनके अंदर डीएवी कॉलेज के बाद जोश और खरोश है कि अगर आज भी नारे लगा दे तो आज भी 100 200 500 युवा अगर बैठा होगा तो उनके साथ ताली बजाने और थिरकने और चलने मजबूर हो जाएगा। वो मतलब इतनी एनर्जी से मतलब नारे लगाते थे। और निश्चित तौर पर इसी तरीके लोगों का साथ रहा है और वह सब चीज़ों को बड़ी नज़दीक से देखा है। हम भी लगाते हैं नारे, अभी भी लगाने का शौक है। अभी बार एसोसिएशन के इलेक्शन चल रहा था, हम योगेंद्र अवस्थी जी को और लगा तो डीएवी कॉलेज में वोटिंग हो रही तो मेरे अंदर का छात्र नेता जगा। तो बहुत सालों बाद मतलब हमने तो अब नहीं लगवाए, उसके बाद किसी को लगाते तो बहुत कम लगाते, तो बहुत सालों बाद योगेंद्र अवस्थी के लिए नारे लगाए। उसमें भी किसी ने वीडियो बना के डाला भी था, 2-3 लाख लोग, 2-3 लाख व्यूवर्स हैं उस वीडियो पे। 1-1.5 मिनट की रील है, उसमें फेसबुक में पड़ी हुई है। तो जब लगाए तो सब लोग जो सीनियर से एडवोकेट थे, साथ के जो छात्र नेता थे, तो वो भी देख के दंग रह गए। और निश्चित तौर पर जिस एनर्जी से मैं लगा रहा तो उसी एनर्जी के साथ जितने अधिवक्ता साथी तो मेरा साथ दे रहे थे, तो वो जज्बा बना हुआ है। कोई अतिशोक्त नहीं कि अभी जरूरत पड़ेगी तो लगेंगे। बहुत नारे हर हर मोदी, घर घर मोदी, योगी मोदी जिंदाबाद आज भी लगाते हैं हम लोग। चप्पा चप्पा भाजपा आज भी लगाते हैं, क्योंकि काम है, कार्यकर्ता है, तो कार्यकर्ता का वो भाव बना है अभी। अच्छा, जैसे कहा जाता है चुनाव में बम बम भी चलते थे, आम बात थी। आपने चलाए? हमें चलाने की जरूरत नहीं पड़ी। हमारे लिए हमारे समर्थक थे, उत्साह में चलाते थे। हमारा तो फ्रंट पेज में जागरण में इतनी बड़ी खबर चली थी, मेरा नामांकन उसी बात पे निरस्त, मैं वोट नहीं मांग पाया था। अच्छा, फ्रंट पेज पे अभी मेरा नामांकन था। मैं वर्तमान में महामंत्री था और मैं अध्यक्ष का चुनाव लड़ने लगा। सबने कहा नहीं आप ही लड़ोगे, कोई कैंडिडेट नहीं तय हो पा रहा था। मेरा नामांकन था, ये नवीन मार्केट से उठा। प्रशासन नहीं चाह रहा था कि मैं नामांकन जुलूस उठाऊं, क्योंकि वो 60 नोटिस का मैं प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ा। तो प्रबंध तंत्र विशेष तौर पे नहीं चाह रहा था कि मैं अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित। उन्हें मालूम है लड़ेगा, जीत जाएगा, छात्रों की फौज है, विश्वास है, बड़े आंदोलन किए हैं। तो पूरी योजनाबद्ध तरीके से शहर के कप्तान सबने मना किया। वहाँ हजारों छात्रों का पहली बार था कि आह्वान किया था। और मेरे जुलूस, मतलब मैं बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ आपके चैनल पे, जब तक मैं छात्र राजनीति में रहा, मेरे पास फोटोग्राफ्स होंगे, वीडियो का चलन कम था, पर छात्र राजनीति में हमसे बड़े, मेरे समकालीन, पहले की नहीं मैं बात कर सकता हूँ, सन 2000 से लेकर 2000 के बाद तक, और जितना छात्रों और नौजवानों का हुजूम मेरे जुलूस में, मेरे समर्थन में निकलता था, अभी तक मैंने नहीं देखा। मतलब बड़ी बात नहीं कह रहा हूँ कि मैं अपनी तारीफ कर रहा हूँ, ये लोगों का प्रेम और स्नेह मेरे प्रति था। अभी तक इतिहास में, जब से मैं सन 2000 से राजनीति में, जब तक छात्र राजनीति रही, मैंने अपने कार्यकाल में किसी का इतना, युवाओं का और छात्रों का इतना बड़ा सैलाब किसी के पक्ष में उतरा हो, जुलूस में आया हो और बगैर 1 रुपए दिए, सिर्फ एक चाय मिलती थी बाद में। आप वो बम वाला बताना भूल गए कि हाँ, तो मैं 2003 के बात है, नवीन मार्केट पेपर में मुकदमा भी हुआ था, फ्रंट पेज की खबर है। तो प्रशासन ने मना किया, तो हमने कहा 10-20 कदम एक बार नवीन मार्केट से लैंडमार्क तक, मतलब कम से कम इतने लोग हैं, 3000 से ऊपर छात्र होगा, पूरी नवीन मार्केट बनती है। हमने कहा एक बार व्यवस्थित हो जाए कम से कम। कह नहीं, हमने कहा और 1-2 लोगों के निकले हैं, कहने निकले होंगे, तुम्हारा नहीं निकलेगा। तो हमने कहा इतने लोग आए कैसे व्यवस्थित होंगे। तो मैं गाड़ी बैठा था, आपने इसी तरह बोला था? हाँ, तो हमने कहा एक बार कम से कम मिल तो ले। तो उसने कहा अगर सबको भेजो नहीं तो मैं लाठी चलाऊंगा। तो इस बात में बहस हो रही थी। तो हमने कहा आप लाठी चलाइएगा, हम मार खाने को तैयार हैं, और अब मैं जाऊंगा छात्रों के साथ तो जुलूस में। इतने में पुलिस थोड़ी उग्र हुई। तो जो हमारे साथ हजारों की संख्या में छात्र और नौजवान थे, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, तो वहाँ पे किसी ने बम फोड़ना चालू कर दिया, कोई तमंचे से फायर करने लगा, मतलब ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ। और उसमें जागरण में एक फ्रंट पेज पे फोटो छपी थी, एक भूपेंद्र सिंह जी एडवोकेट होगा, एचडी कॉलेज के छात्र नेता थे, वहाँ मित्र भी थे और हमसे पहले चुनाव लड़ चुके थे। तो उनकी और एक एपी सिंह जी हैं लाजपत नगर में, इनका लाइसेंसी रिवाल्वर थी लोगों का। तो इन लोगों ने हर्ष में और जोश बढ़ाने के लिए फायर किया। और जागरण, अमर उजाला के फ्रंट पे, मतलब जो फ्रंट पेज की न्यूज होती उस पर बाकायदा छपा। उसके बाद प्रशासन ने मुकदमा भी किया, फिर पुलिस ने तांडव भी किया कि सब सरकार के इशारे पे हो रहा था, यहाँ के प्रबंध तंत्र के इशारे पे हो रहा था।
50 से अधिक गिरफ्तारियां CMD हुई। मेरा हाथ टूट गया था लाठीचार्ज में और बहुत विवाद हुआ। और स्वाभाविक है, जब लाठीचार्ज करोगे तो छात्र भागेगा, हटेगा, कुछ ना कुछ करेगा। 100-200 गाड़ियाँ टूटी, एक आधे रेस्टोरेंट टूटे, जिसको जो समझ में आया उसने किया। और उस भगदड़ में कितनी बमबारी कहाँ हुई, कितने किसने हवाई फायर किए, इसकी गिनती भी नहीं है और आकलन भी नहीं किया जा सकता। कह सकते हैं इलाका धुआं धुआं कर दिया। हाँ, इलाका धुआं धुआं हो रहा था। कोई ऐसे नहीं, कोई हर्ष में कर रहा था, कोई आक्रोश में कर रहा था, कोई अपना समर्थन व्यक्त करने के लिए कर रहा था। तब ये आम चीजें थी। ये अंतर आया है सपा बसपा शासन के काल के बाद भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में, कि अब इस तरीके की उद्दंडता और दुस्साहस करने का कोई सोच नहीं सकता। अच्छा, जीत के बाद भी बम चलते थे? ये ना आम बात थी, कोई ये नहीं कि किसी के लिए, आम बात थी। हर्ष फायरिंग होना आम बात थी। लोग 20-20 असलहे लेके चलते थे, छात्र नेता चलते थे। ये मतलब उस समय के दौर का ट्रेंड कह लीजिए एक था। और छात्र राजनीति में विशेष तौर पे होता था कि आदमी अपनी सुरक्षा के लिए, कि इसी को भौकाल कहा जाता था। कानपुर में एक शब्द है भौकाल, तो इसको आप भौकाल कह सकते हैं। ये होता था। आप भी चलते थे गनर लेके? हमें कभी गनर की जरूरत नहीं पड़ी। हमारे साथ इतने छात्र, नौजवान, इतने लोग रहते थे कि हमें कभी गनर की जरूरत नहीं। आपने ट्रेंड नहीं फॉलो किया भौकाल वाला? नहीं, हमारे भौकाल का ट्रेंड मिले कि भौकाल ऑलरेडी इतना था कि हमको दिखाना नहीं पड़ा। मैं आज भी नहीं दिखाता हूँ। हम जहाँ खड़े होते हैं वहाँ से हमारे चाहने वाले, हम पर जान देने वाले लोग हैं। हमें किसी से खतरा ही नहीं। हम खुद ही खतरा है लोगों के लिए, हमको किसी से खतरा नहीं। उस समय को याद करते हैं आप अभी कि नहीं? अभी क्या, प्रतिदिन याद करते हैं। वो दौर दूसरा था। आनंद आता था वो सब चुनाव? आनंद आता था। वो कि वो एक प्रमोद तिवारी जी की एक कविता है कि याद बहुत आते हैं गुड्डे गुड़ियों वाले दिन, 10 पैसे में 2 चूरन की पुड़ियों वाले दिन। उसमें एक है कि गली मोहल्ले, जब जेब में पैसे नहीं फिर भी गले में रुमाल और पनवाड़ी की चढ़ी उधारे, घूमे मत निकल। वो दौर था, जेब में पैसा हो ना हो, घूम रहे हैं, चायबाजी हो रही, यारबाजी हो रही, अड्डेबाजी हो रही। अब तो दोस्त आजकल तो ऑनलाइन लोग फ्रेंडशिप कर रहे हैं, ऑनलाइन दोस्त बना रहे हैं। कि फेसबुक में तो आपके 5000 दोस्त हैं, 25,000 फॉलोवर हैं। अगर कोई दुख मुसीबत पड़ जाए 5 लोग नहीं मिलते। मैंने बहुत लोगों को देखा है, कोरोना काल में देखा मैंने। तो हम लोगों की खैर दोस्ती और यारबाजी इस तरीके की नहीं रही कि आज भी किसी को कोई ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग, क्योंकि बहुत पुराने तो नहीं, अभी भी यूथ हैं, पर क्योंकि उस दौर के हैं जिस दौर में ना मोबाइल था, ना फेसबुक था, ना व्हाट्सएप था, तो आज भी जो रिश्ते हैं वो दिली रिश्ते हैं, चाहे पार्टियां बदल गई हों। आज भी हमको प्रेम करने वाले, दादा नगर में नौकरी करने जाने वाला व्यक्ति भी हमारा व्यक्ति है जो 5,000-8,000 की नौकरी कर रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो 8 लाख 10 लाख के पैकेज में प्राइवेट कंपनियों में जॉब कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे जिनकी 8 से 10 करोड़ की हैसियत है। कुछ लोग ऐसे जो 1-2 करोड़ रुपए महीने कमा रहे हैं। पर सबका प्रेम वही है। अच्छा, और भाव आज भी वही है, बने हुए हैं। ये बनाए रखने का प्रयास किया है और वही ताकत है हमारी। अच्छा, जो ये आपने कहा ना भौकाल, एक टोरेबाजी, टशन वाला, इसका कारण क्या रहता था मेनली? कारण छात्र राजनीति में, छात्र राजनीति का विषय नहीं, क्योंकि समय समय पर राजनीति के दौर बदलते रहते हैं। बहुत जब देश आजाद हुआ तो जो फक्कड़ स्वभाव के लोग होते थे, जिनकी घरों में कोई इज्जत नहीं होती थी, समाज में उनकी इज्जत होती थी, क्योंकि उनको कुछ समाज से लेना देना नहीं रहता था। मतलब जो लिया समाज के लिए लिया। बड़े फक्कड़ी स्वभाव के। ट्रेंड बदला पॉलिटिक्स का। इंदिरा जी का ट्रेंड दौर आया तो बड़े बड़े जो व्यापारिक घराने के लोग आ गए। बसपा शासन काल आया तो जो पूंजीपति थे वो नेता बनने लगे। सपा शासन काल आया तो जितने गुंडे, माफिया, डकैत थे वो नेता बनने लगे। तो ये सब दौर चलते रहते, राजनीतिक दौर बदलते रहते। उस समय वो दौर था। उत्तर प्रदेश के अंदर माफियागिरी का दौर था। गली गली में लड़के तमंचे लेके घूमते थे। अब सोच नहीं सकता है। ये शासन तंत्र की से मैं बात कर रहा हूँ कि उस समय की सरकारें और दौर इस तरीके के थे। पहले नकल आम हुआ करती थी, जी आपने नहीं दी होगी। और वही उसी उत्तर प्रदेश के अंदर जब राजनाथ सिंह जी शिक्षा मंत्री बनते हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो पहली बार उत्तर प्रदेश के अंदर नकल अध्यादेश लागू हो जाता है। ये
बिल पावर की, सारे शिक्षा माफिया खत्म कर दिए गए। आप समझो, जी। राजनाथ सिंह जी जब यहाँ के हम्म, और शिक्षा मंत्री थे उत्तर प्रदेश के अंदर, हम्म, तो नकेल कस दी थी। अच्छा 33% रिजल्ट गया था। जी। क्यों? क्योंकि आपने देखा नहीं होगा, सुना है हमने। माफियागिरी चलती थी। स्कूलों के बाहर लोग असलहे लेके खड़े हो जाते थे, अलग से दरवाजा होता था, खुलेआम नकल कराई जाती थी, कोई बोलने वाला नहीं, देखने वाला नहीं। इटावा, सैफई, मैनपुरी और इधर आपकी इलाहाबाद के 2-3 डिस्ट्रिक्ट हैं, वहाँ पे मतलब फेमस थे कि ये लड़का हाई स्कूल नहीं पास हो रहा, शादी करनी है तो वहाँ फॉर्म भरवा दो, इलाहाबाद भेज दो, मैनपुरी भेज दो, इटावा भेज दो। अब आप उत्तर प्रदेश के अंदर इस तरीके का एक भी उदाहरण आप प्रस्तुत करके बताइए। ये शासन जब जब योग्य व्यक्ति के अंदर योग्य व्यक्ति कोई बैठता है सत्ता के शीर्ष पर, जिसके अंदर जज्बा होता है कुछ बेहतर करना, तब इस तरीके के परिणाम आते हैं। अब हम लोगों की सोच मर गई है। आप देखते होंगे भी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, बड़े बाहुबली दिखते थे, भावकाल के साथ चलते हुए। अब इक्का दुक्का दिख जाए जिनको नीड हो कि हमको सुरक्षा, मतलब हमारे जान पे खतरा है, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, और भावकाल के लिए कोई काफिला लेके घूमने वाला नहीं दिखेगा। अच्छा, जैसे आपने ये बताया ना कि कॉलेज में काफी लड़ाइयाँ होती थी, काफी फाइट्स होती थी आपस में, मेन कारण क्या रहता था जो आपस में लड़ाई होती थी? अब हंसी आती उन लड़ाइयों पे, मेच्योरिटी की कमी थी। अच्छा। अब आप हमारे व्यक्ति हैं, आपसे इन्होंने कुछ कह दिया, आप हमारे गुट के हैं, आप हमारे पास आए, हमारे गुट के 10 लोग बैठे, अरे ये तो भैया के पास आते हैं, 10 लोग आपके साथ गए, आपने इनको पीट दिया। अब इस गुट के नेता को लगा कि हमारा समर्थक मार गया, मेरा भौकाल हल्का हो जाएगा। ये विषय अब खत्म हो गया, छात्र राजनीति खत्म हो गई, सब विवाद खत्म हो गया, मैच्योर हो जाता है, होता रहता है ये, मतलब कोई आम। और वैचारिक रूप से, और ये भी था कि जब किसी छात्र नेता बात आती थी, सारे छात्र नेता उसके साथ खड़े होते थे, सामने चुनाव लड़ने वाले। ये राजनीति में शुचिता थी, अब कम हो रही है। अब वैमनस्यता के भाव पनप रहे। उस समय हमारे दौर में वैमनस्यता के भाव ने कितना मतभेद हो, अगर कोई मूवमेंट की बात आएगी, किसी आंदोलन की बात आई, किसी विषय पर एक होकर सत्य प्रदर्शन की बात आ गई, सब लोग एक मंच पे खड़े होते थे। अच्छा, गॉडफादर कल्चर कितना था यहाँ की यूनिवर्सिटियों में? जैसे कई जगह कहा जाता है ना यहाँ कि था बहुत गॉडफादर कल्चर था, बहुत लोग थे। अब हम लोगों के गॉडफादर विद्यार्थी परिषद था, तो हमें लोगों को किसी दूसरी तरफ देखना ही नहीं। विद्यार्थी परिषद की फौज इतनी बड़ी थी, उसके फॉलोअर्स इतने थे, आइडियोलॉजी वाले इतने लोग थे कि हमको तो कभी आवश्यकता नहीं पड़ी किसी गॉडफादर की आवश्यकता पड़ी हो। हमारा गॉडफादर तो एबीवीपी डायनामाइट था। उसी कार्यालय से चुनाव होता था, हम लोग उसी कार्यालय से ही संचालित होते थे, तो हमारा गॉडफादर जो अगर था कोई, तो एबीवीपी डायनामाइट था। वो इतना डायनामाइट था कि सब बाकी सब खुश पटाखा थे उसके आगे। लोकल के बड़े नेताओं का हस्तक्षेप बहुत रहता था, विधायकों का किनका रहता था, नाम सभी अगर का बता रहता सकें? था। कानपुर के राजनीति, जैसे हमारे यहाँ थे प्रेमलता कटियार जी, कैबिनेट मिनिस्टर रहे, जिनकी पुत्री यहाँ से विधायक है। विशेष स्नेह उनका रहता था मेरे सारे चुनाव उन्होंने बहुत मदद की, वोट मांगे, मतलब जहाँ कह सकती थी। और शहर का शायद ही कोई सांसद, श्याम बिहारी मिश्रा जी थे सांसद, और क्योंकि हमारे इसमें बिल्हौर बड़ी दूर तक का क्षेत्र रखता था, उनके लड़के, ये सब लोग मेरे लिए वोट मांगते थे। समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं सुरेंद्र मोहन अग्रवाल, उनका परिवार, उनके लड़के, स्वयं वो सब ने मतलब शायद ही शहर का, अब तो कई विधायक भी जो मतलब अब जो लोग विधायक हो गए उसमें जिंदाबाद लगाई है कई लोगों ने हमारी। अच्छा। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, वर्तमान में विधान सभा के सदस्य, विधान परिषद के सदस्य हैं, जिन लोगों ने मेरी जिंदाबाद लगाई है, का सौभाग्य है कि आज वो विधानसभा और विधान परिषद में है और मैं आपके सामने हूँ। उसमें तो न जाने कितने ऐसे छात्र नेता जो मुलायम सिंह आते थे यहाँ पर छात्र राजनीति। अच्छा, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी की कर्मभूमि रही है। अटल बिहारी वाजपेयी ने शिक्षा ग्रहण किया, उस महाविद्यालय से निकले हुए विद्यार्थी नेता है। अच्छा, जैसे यहाँ बताया जाता है कि सांगा जी भी एक्टिव थे यहाँ के कॉलेज, बहुत सांगा यहाँ। तो आप लोगों के टकराव होते थे कि आप लोग आपस में दोस्त थे? नहीं, हमारे सांगा विशेष सहयोगी थे, और सांगा के बड़े भाई राणा है, और बिठूर एरिया में मेरा पूरा जनसंपर्क राणा कराते थे। अच्छा। और सांगा का VSST कॉलेज की राजनीति में अच्छा दखल था, और मैं जब तक छात्र राजनीति में रहा, मैं स्वयं लड़ा या जिसको लड़ाया,
मुझे नहीं लगता कि कभी सांगा हम्म, ने किसी हमारे अपोजिट व्यक्ति को किसी प्रकार का सहयोग किया। अच्छा, साथ ही रहते थे, मतलब हाँ, समर्थन करते थे आप। समर्थन करते थे, जिसको बता दिया कि ये व्यक्ति है, ये हम लड़ा रहे हैं उसको। और हमें नहीं लगता, मुझे याद नहीं आ रहा कि कभी मेरे प्रत्याशी का, क्योंकि लोग कॉमन प्रत्याशी अभी होते थे। कैसे रिश्ते हैं आप लोगों के? बहुत अच्छे मित्रवत संबंध है, बहुत अच्छे। अच्छा, अब आते हैं कि सबसे अच्छी या कोई जो पॉलिटिक्स में चीज लगी हो और सबसे बुरी चीज लगी हो छात्र की, आप बताइए कि छात्र संघ चुनाव में कि ये चीज राजनीति की बुरी रही छात्र संघ में, या ये चीज बहुत अच्छी रही? राजनीति में बुरा ये रहा हम्म, कि जब फर्जी मुकदमे होने लगे, हम्म, कुछ बड़े नेताओं का हस्तक्षेप था। हम्म, हमारी भी गवर्नमेंट है, आज हम सत्ताधारी दल के कार्यकर्ता भी हैं हम्म, और प्रदेश के मंत्री हैं, पर हमारे दल के कल्चर में इस तरीके की नहीं कि किसी को प्रताड़ित किया जाए। और सिर्फ साथ छात्र राजनीति में भारतीय जनता पार्टी का होने के नाते हम्म, सपाइयों और बसपाइयों द्वारा जो मतलब उत्पीड़नी कहा जाएगा, हम्म, कि फर्जी मुकदमे मैंने झेले हैं, वो दौर खराब रहा। अगर अपने लोगों का सहयोग ना होता, ईश्वर की कृपा ना होती, आत्मबल इतना मजबूत ना होता, हम्म, तो मुझे नहीं लगता कि मैं आज आपके साथ बैठा होता। इतने मुकदमे होने के बाद हम्म, आज एज ए लीडर, एज ए सामाजिक कार्यकर्ता अपनी इमेज को बरकरार रख के लगातार संघर्ष करके अगर बने हुए हैं, तो वो आत्मबल ये है कि अंदर से जो था कि हम गांधीवादी विचारधारा को फॉलोवर्स रहे हैं, कि हमको किसी का हित ना हो मेरे द्वारा। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं कि 2004 में जब यहाँ छात्र संघ अध्यक्ष के चुनाव हुए तो आपके नारे लग रहे थे और कैंडिडेट कोई और था? हाँ, मेरा अरे बड़ा 2003 में मैं हार गया, रनर हो गया। 2004 में फिर चुनाव लड़ा अध्यक्ष का, और 1 वर्ष मुझको पूरा मिला, क्योंकि मैं महामंत्री था तो अध्यक्ष का गुट अलग होता था, महामंत्री का गुट अलग होता, तो एडजस्ट करने में समय लगा। और मैंने पूरे वर्ष मेहनत की, क्योंकि लोग मुझको परिचय की जरूरत नहीं थी, मेरे काल को देखा था। और एक तरफा मेरा चुनाव चल रहा था। प्रबंध तंत्र जो यहाँ पे है, डीएवी कॉलेज के जो प्रबंध तंत्र हैं और जो प्रबंध तंत्र के सचिव थे, तो कई विषयों पे मेरी उनसे कई बार बड़ी हाथ टाक हुई। कई भ्रष्टाचार को मैंने उजागर करने का प्रयास किया और किया भी। जो घोटाले हो रहे थे, छात्रों की मतलब अननेसेसरी फीस ली जा रही थी, सही से पढ़ाई नहीं हो रही थी, तो उन्हें लगा कि ये महामंत्री बहुत 10 महीने का कार्यकाल होता है, 1 साल भी नहीं मिल पाता पूरा, छुट्टियाँ 2 महीने चली जाती हैं और कुछ समय ऐसे बीत जाता है। तो कि अब ये सारी चीज़ें जानने लगा। ये पहले दिन से जो अनियमितताएं महाविद्यालय के अंदर हो रही हैं, जो पैसे की लूट खसोट हो रही है, उनके खिलाफ ये आवाज़ उठाएगा और पूरे प्रबंध तंत्र को अब ये घेरेगा। और समाजवादी पार्टी की सरकार थी और उन्होंने अपने प्रभाव में, शासन सत्ता तब उनके सिस्टम में रहती थी उस परिवार के, मेरा नामांकन निरस्त करा दिया। पर छात्रों का और सहयोगियों को इतना प्रेम था, मैंने अपने डमी कैंडिडेट का नामांकन, जैसे जो होता ये है कि ना कि अपने साथ कोई वोट मांगने वाला, लोगों के पैर छूने वाला भाई साहब या विजिटिंग काटने वाले, एक होते हैं डमी कैंडिडेट, सभी लोग कराते हैं। तो छात्र था, मोहल्ले में ही रहता था, तो हमको लगा कि ये अच्छा है और मतलब ये विजिटिंग बांटने में इसको शर्म नहीं महसूस होगी, सबसे जूनियर कार्यकर्ता था, तो उसका नामांकन हमने करा दिया था। तो ऑप्शन नहीं था कि क्या करें, किसी का नए का कराया नहीं जा सकता था। और हाई कोर्ट भी गए, यूनिवर्सिटी में मैंने ताला भी लगा दिया, मुकदमा भी हुआ, बहुत किया, पर कुछ निष्कर्ष नहीं निकला। तो फिर उसको ये निर्णय हुआ कि यार, हमने कहा अगर देखना है कि हमारे प्रति छात्रों का विश्वास और प्रेम था कि नहीं था, कि दिखावा था, तो उसको नामांकन कराया और मात्र 30 घंटों में उसको डीएवी कॉलेज का प्रेसिडेंट बना दिया। 30 घंटों में? 1 दिन का समय था, 1 दिन बाद इलेक्शन थे। इतना ही समय हुआ होगा, 6-7 बजा होगा, मेरे घर के बाहर 300-400 सब छात्र नेता और समर्थकों का हुजूम लगा था। और मैंने निर्णय लिया कि अब कुछ नहीं हो सकता है, हाई कोर्ट में डेट लग गई है, ये है, इनका नामांकन कराया, ये जीतेंगे तो संदेश जाएगा मैं जीता। और सबने उसी निष्ठा और ईमानदारी के साथ
जो जिस कंडीशन में था अपनी बाइक अपनी कार लेके अपने अपने क्षेत्र में निकल गए। छात्रों तक मैसेज पहुंचा, स्टिकर विजिटिंग जो हो सकता था 24 आवर्स में सब ने अपने जी जान लगा के जिसकी जो हैसियत थी प्रयास की, और ऐतिहासिक मतलब रिकॉर्ड है डीएवी कॉलेज के अंदर कि जिसका नामांकन के 24 घंटे के अंदर कोई प्रेसिडेंट बन गया। स्वाभाविक है, नारे मेरे लग रहे थे, स्टिकर पोस्टर मेरे लगे थे, बैलेट नंबर बता रहा था, मैं खुद खड़ा हो गया कि भैया इसमें देना वो संदेश। अच्छा, तो अब बात करेंगे कि आप जब स्टूडेंट थे तो कैसे स्टूडेंट थे? बैक बेंचर टाइप वाले थे कि पढ़ने वाले थे, आगे बैठने वाले? एवरेज कह सकते हो, बैक बेंचर भी नहीं रहे और बहुत मेधावी भी नहीं रहे। बचपन में जब स्कूल में थे, हाई स्कूल इंटर? सही बता दें कि झूठ बता दें? सही वाला। मतलब आप मध्यम श्रेणी का स्टूडेंट मान सकते हो। ये हाई स्कूल से ही हमारे कीड़े पड़ गए थे छात्र राजनीति के। विद्यार्थी परिषद, दीवालों पे एबीवीपी जिंदाबाद लिखना, ठीक है, 22 जनवरी कैसी होगी, फूलबाग में रैली, मतलब इस तरीके के मतलब बता रहे हैं। तो पढ़ाई में क्योंकि वर्तमान समय में जितने भी छात्र नेता होंगे सबसे ज़्यादा डिग्रियाँ मेरे पास होंगी। मैं डबल नहीं, मैं ट्रिपल ए में हूँ। एलएलबी किया, बीएड किया, और अभी अदर स्टेट से क्योंकि यहाँ 55% का लागू हो गया, मैंने 3 बार एमए किया है, 2 बार पॉलिटिकल साइंस से किया मैंने, 1 बार रेगुलर किया, 1 बार प्राइवेट किया, 1 बार सोशलॉजी से किया। 55% नहीं आया क्योंकि मैंने यूनिवर्सिटी में किसी प्रकार का सोर्स नहीं लगाया आपके लिए, और तो पीएचडी नहीं हो पा रही, मेरी तमन्ना है। और एलएलबी करने के बाद पहले मेरा मन एलएलएम का था, और अब मैं नेक्स्ट ईयर, क्योंकि मेरी वाइफ के नाम के आगे डॉक्टर लगा, वो एसोसिएट प्रोफेसर है अरमापुर पीजी कॉलेज में, तो डॉक्टर तो अब हमारी पुरानी इच्छा रही, तो अब अगर मैं फुर्सत पा जाऊंगा थोड़ा सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों से, तो थोड़ा अध्ययन करके मेरा मन है पीएचडी करने का, और एक बार करूंगा। पर पढ़ाई में मैं बहुत शार्प माइंडेड रहा हूँ, बहुत तीव्र बुद्धि का रहा हूँ, ऐसा नहीं मानता, एवरेज स्टूडेंट था। हाँ, जो परीक्षाएं पास की है वो सब परीक्षाएं पढ़ के पास की है, और संघर्ष करके मेहनत करके पास की है, और आईएएस पीसीएस लायक ब्रेन नहीं था, पर बिल्कुल भोदू कहे या ये भी ब्रेन नहीं था, जितना जरूरी था उतना आता था। हाँ, क्या जितना परिश्रम करते थे उतना परिणाम मिल जाता था, परिश्रम ही कम करते थे उसी तरह से परिणाम आए। अच्छा, फेवरेट मूवी कौन सी है? रैपिड फायर अप करेंगे। रंग दे बसंती। फेवरेट सॉन्ग? किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान। फेवरेट एक्टर? ये तो बड़ा विचारणीय विषय, अमिताभ बच्चन। फेवरेट एक्ट्रेस? कई हैं, नाम बता दीजिए। इसका नाम लेते, एक नाम बता एक का लेंगे दूसरा नाराज हो जाएगा। यही रीजन है कि घर पे कोई नाराज हो जाएगा? नहीं नहीं, क्योंकि जो भी एक्ट्रेस है पुराने थे, माधुरी दीक्षित। अच्छा, फेवरेट प्लेस इन कानपुर? आनंदेश्वर मंदिर। अच्छा, वो कौन सी जगह है जहाँ आप सजेस्ट करेंगे कि किसी को कानपुर घूमना है तो एक्सप्लोर करने के लिए कहाँ कहाँ कानपुर जाए, किन दुकानों में जाए? किन दुकानों में, जैसे चाय का शौकीन है तो बनारसी टी स्टॉल जा सकता है, ठीक है, लोग मिल जाएंगे, चाय की चुस्कियाँ ले सकता है। कानपुर में स्ट्रीट फूड की बहुत दुकान है, किसका नाम लूँ, मतलब जलेबी खाना है तो अलग है, आप बुद्ध से चले जाइए, रसगुल्ले खाने तो घोष के खा लीजिए, अच्छी मिठाई खानी तो हमारे यहाँ बंसी वाले हैं, कई अनगिनत हैं, हनुमान की चाट जैसे बहुत फेमस थी। हाँ, जैसे मैं सजेस्ट करूँगा कि आए तो आईआईटी का डोसा ज़रूर खाएँ, अच्छा, अच्छा डोसा बनाता है आईआईटी में लेक्चरर, और वहाँ मिलने वाले भी, और 30-35 वर्षों तक अगर मुझे डोसा इडली या दही बड़ा खाने का मन करता है तो मैं अम्बी बाबा जाता हूँ, वो केरला कैफ़े के नाम से हो गया है, तो वो सजेस्ट करूँगा। अच्छा, इसी के साथ हमारे सारे सवाल समाप्त होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार यूथ के लिए कोई संदेश? यूथ के लिए जी, यूथ के लिए एक ही बात कहना चाहूँगा कि सच को सच और गलत को गलत कहने का जज्बा अपने अंदर जो बनाए रखता है वही यूथ है। अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना यूथ का काम है,
और समाज में कुछ अगर अच्छा हो रहा तो उसका एप्रिसिएशन करना भी यूथ का काम है। ये 2 संदेश हैं कि हर गंभीर विषय पे अपनी चुप्पी तोड़िए। समाज, सरकार या कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी चीज़ के लिए अच्छा कर रहा है तो उसको अप्रिशिएट करिए। और अगर आप यूथ हैं और भारत के नागरिक हैं, भारतीय यूथ है, तो आपके अंदर केवल एक सपना होना चाहिए कि वह भारत जो सोने की चिड़िया कहा जाने वाला भारत था, वह भारत जो पूरे विश्व की अगुवाई करता था, विश्व गुरु कहलाता था, फिर से वर्ष 2047 तक कैसे हम विश्व गुरु की ख्याति प्राप्त करें। और उस विश्व गुरु जब भारत बने तो उसमें हमारी और आपकी क्या भूमिका हो, इसकी जिम्मेदारी आपको तय करनी है।